लाइफ प्रोसेसेस हम साइंस 10 एनसीईआरटी कर रहे हैं और उसमें हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो पिछली क्लास में हमने क्लास नंबर 4 किया था। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी क्लास नंबर 5 शुरू करते हैं। क्लास नंबर 4 में हमने रेस्पिरेशन शुरू किया था, न्यूट्रिशन के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें जान ली थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन में हमने जाना था ये जो फ्लो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर हम लोग अपनी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो एनिमल्स में रिलीज होती है, प्लांट्स में जो रिलीज होती है एनर्जी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका एटीपी में स्टोर हो जाती है वो, और जो ये एटीपी होता है वही हमें सारे काम करने में मदद करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम लोग बेसिकली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये जो एनर्जी होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर हो जाती है। यहाँ तक हमने बहुत ही ब्रीफ में जाना था। अब क्लास नंबर 5 में हम लोग कुछ और बातें देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्लांट, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कब करते हैं, जब सूरज होगा, सनलाइट आएगा, क्लोरोफिल उस सनलाइट को एब्जॉर्व करेगी और आगे के प्रोसेस होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कब करते हैं, डे में। तो डे टाइम में, दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस, है ना। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो गई, और फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन है उसका आप देख सकते हैं बहुत उल्टा जैसा रिएक्शन है, ठीक है। मतलब फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O मिलके ग्लूकोज बनाता है और आगे बनाता है ऑक्सीजन, ऐसे करके। और इधर क्या होता है, इधर C6H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके CO2 H2 ऐसे करके फॉर्मेशन होता है, इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या निकलता है, तो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है CO2 और H2O का, निकलता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर O2 रिलीज होता है, O2 क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन जो नाइट टाइम होता है, रात के समय, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो वहां पर प्लांट सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन यहाँ भी होता है, रेस्पिरेशन यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो रेस्पिरेशन ज्यादा होता है। मतलब रेस्पिरेशन जो CO2 निकलती है वो कंपेरेटिवली ज्यादा निकलती है, क्योंकि रेस्पिरेशन में आपका प्रोडक्ट CO2 बनता है। तो यहाँ जो CO2 रिलीज होता है, ठीक है। अब दिन में भी रेस्पिरेशन होता है, वहां भी CO2 रिलीज होगा, लेकिन O2 ज्यादा रिलीज होता है। तो कंपैरेटिवली ये हमारा मेजर इवेंट होता है, मेजर इवेंट। और यहाँ पर मेजर इवेंट CO2 रिलीज होता है, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो डे में ज्यादा O2 रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के कारण, और जो नाइट CO2, ठीक है। तो एक बार आप इसको एक बार अच्छे से और देख लीजिएगा, मैंने ब्रीफ में बताया एनसीईआरटी में, और अच्छे से आप इसको रीडिंग कर लीजिएगा, है ना। एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें हैं जो थोड़ी मतलब अच्छी हैं, ठीक है, आगे ज्यादा आपको समझ में आएंगी, तो आप उनको कम से कम रीड कर लीजिएगा, और बाकी आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप छांट सकते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो प्लांट्स एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ CO2 रिलीज होता है ड्यू टू रेस्पिरेशन। और यहाँ पर ड्यूरिंग द डे CO2 इज जनरेटेड, क्योंकि यहाँ भी रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि डे में रेस्पिरेशन तो होगा, ऐसा नहीं सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन भी होता है। लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेशन में जो CO2 निकलता है वो CO2 को प्लांट यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 की जरूरत होती है। तो रेस्पिरेशन में जो CO2 निकलता है उसी को वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है, तो CO2 रिलीज ज्यादा नहीं होता है। तो मेजर इवेंट होता है O2 का रिलीज, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय द प्लांट्स इज यूज्ड बाय देम फॉर फोटोसिंथेसिस, वो लोग फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। तो नो CO2 इज रिलीज, हम कहते हैं बहुत कम CO2 रिलीज होता है। मेजर इवेंट क्या होता है, ऑक्सीजन का रिलीज, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द डे ऑक्सीजन इज रिलीज। अब जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स क्या होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं दो तरह के, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो मेजर दो तरह के हम लोग मान सकते हैं, कुछ होते हैं जो दोनों जगह रहते हैं, लेकिन मेजरली एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जैसे हम लोग हो गए, और दूसरे कैसे होते हैं, एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं। तो क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, ठीक है। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हम लोग हो गए, वो क्या करते हैं, एयर से, हम एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन जो फिशेस वगैरह हो गए एक्वेटिक, वो क्या करते हैं, पानी से लेते हैं ऑक्सीजन को। पानी में ऑक्सीजन क्या होता है, डिसॉल्व होता है, और पानी में मात्रा कम होती है ऑक्सीजन की, जबकि एयर में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वे यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। अब दूसरा रेट क्या होता है, तो एक्वेटिक एनिमल्स, आपने मछली को देखा बहुत जल्दी जल्दी सांस लेती हैं,
क्योंकि क्या होता है, जो पानी होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो कम होता है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो थोड़े धीरे सांस लेते हैं एज कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है जब हम लोग कंपेयर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स इज फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में जो अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो फिशेस क्या करती है, जल्दी ब्रीथ करती हैं क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन कम होता है ना। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा लैंग्वेज में। तो फिशेस क्या करती है, अपने मुंह में पानी ले लेती हैं, ठीक है, और क्या क्या उनका जो गिल्स होता है वहां पर पानी आता है और गिल्स से वो पानी में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो फिशेस वाटर इन माउथ, फिर थ्रू गिल्स दे एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, ठीक है। उसमें ब्लड होते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह होंगे, तो वो क्या करते हैं, जो वाटर है उसमें से ऑक्सीजन को ले लेते हैं, तो ऐसे वो सांस लेती है। अब हमारा अगला और बहुत ही लास्ट टॉपिक है इसका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हमने क्या देखा था, जैसे हमने देखा था कि फूड, न्यूट्रिशन में फूड के बाद माउथ, ठीक है, माउथ के बाद हमारा क्या था, माउथ के बाद हमारा सलाइवा वहाँ मिक्स होता है, उसके बाद ऑसोफेगस या फूड पाइप, उसके बाद स्टोमक, फिर ऐसे करके आगे बढ़े थे। वैसे हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर मैं ह्यूमंस लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एयर लेते हैं। एयर कहाँ से लेते हैं, नोस्ट्रिल्स, नाक से एयर लेते हैं, तो एयर नोस्ट्रिल्स, ठीक है। आप स्पेलिंग भी देखते जाइएगा, इसमें अलग अलग स्पेलिंग्स होती हैं, थोड़ी हार्ड होती हैं, फिर भी आप इनको देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी नाक, जो नोज होते हैं उसमें बाल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फिल्टर करते हैं एयर को, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्टर होता है। अब फिल्टर दो तरह से हो सकते हैं, एक तो हेयर होता है और एक म्यूकस होता है। आपको ध्यान होगा एक म्यूकस कहाँ से निकलता था, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता था, स्टोमक के। तीन चीजें निकलती थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद क्या, पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता था, और म्यूकस जो प्रोटेक्ट करता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इनर वॉल ऑफ स्टोमक को, ठीक है। तो यहाँ भी एक म्यूकस है, लेकिन ये म्यूकस अलग है, जो क्या करता है, एयर को फिल्टर करने में मदद करता है। नाक में प्रेजेंट होता है, जो एयर को फिल्टर करने में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल्स है, वहां पर हम कह सकते हैं एक हेयर प्रेजेंट होता है और म्यूकस प्रेजेंट होता है, ये फिल्ट्रेशन में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा थ्रोट होता है, गला, है ना। अब अगर आप इसको बहुत ज्यादा आगे पढ़िएगा, ठीक है, मेडिसिन वगैरह में या फिर आप डॉक्टर्स वगैरह में 12th के बाद पढ़िएगा, तो इसके बहुत सारे पार्ट, अलग अलग चीजें आपको जाननी होंगी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बहुत ही सिंपल थ्रोट मान लेते हैं, गला, ठीक है। वहां पर क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। इसका क्वेश्चन पूछा गया है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के, कि ये क्यों होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होते हैं, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ये एंश्योर करते हैं कि एयर का पैसेज कोलैप्स ना करे, वो अच्छे से लंग्स तक पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद ब्रोनकस, ये सब भी होते हैं, पर हम लोग थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फिर हमारे पास लंग्स होता है, और लंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एल्वियोली, ठीक है, जिनमें जो एयर भरती है, तो एल्वियोली फूल जाते हैं, तो एयर से जो ब्लड वेसल्स होते हैं एल्वियोली में, वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो ऐसे ये होता है, ठीक है। अब ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। कई बार उसमें बोला गया कि ड्रॉ, एक बार शायद क्वेश्चन आया कि ड्रॉ करना है उसको, और फिर ये बताना है कि उसमें फाइनिक्स कहाँ है, लाइनिक्स कहाँ है, ब्रोनकस कहाँ है, एल्वियोली कहाँ है, ये सब चीजें, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर लंग्स, ठीक है, तो लंग्स से आपका स्मॉलर ट्यूब्स होते हैं, और ट्यूब्स क्या करते हैं, एल्वियोली में जाके टर्मिनेट कर जाते हैं। एल्वियोली की पिक्चर भी दी हुई है। अब एल्वियोली में क्या होते हैं, तो एल्वियोली में होते हैं ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो ब्लड वेसल्स ही क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसको ले लेते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके हाई एफिनिटी होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक हुआ। तो एल्वियोली में ब्लड वेसल्स होते हैं, तो जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो हम लोग अपने रिप को लिफ्ट करते हैं। डायफ्रैगम हमारा फ्लैटन होता है, ठीक है, जिसके कारण लंग्स में
एयर भरता है और एल्वियोली फूल जाते हैं, क्योंकि लंग्स कहाँ एंड करता है, एल्वियोली में, स्मॉल ट्यूब्स में ऐसे करके, जो मतलब जो एयर का पाथवे होता है, वो एयर का पाथवे क्या होता है, वो ऐसे जाता है, फिर यहाँ पर एंड में एल्वियोली में वो टर्मिनेट हो जाता है। तो एल्वियोली में सारी हवा भर जाती है और एल्वियोली में ब्लड वेसल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ब्लड ब्रिंग CO2 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली। तो आपने अभी रेस्पिरेशन देखा था, पिछले क्लास में हमने देखा था, तो O2 के प्रेजेंस में CO2 का फॉर्मेशन होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको हटाना पड़ता है। तो क्या करते हैं ब्लड वेसल्स, वो क्या करते हैं, एल्वियोली में ले आते हैं, ठीक है। तो एल्वियोली में क्या होता है, एल्वियोली में जो CO2 होता है वो CO2 को रिलीज कर दिया जाता है, और जो ऑक्सीजन है, फ्रेश एयर जो हम लोग लेते हैं, वो ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें हार्ट का भी रोल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्ट का, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग देखेंगे। तो ब्लड ब्रिंग CO2 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body, ठीक है। तो एयर में ऑक्सीजन होता है एंड ऑक्सीजन एल्वियोलर ब्लड वेसल्स होते हैं जो सेल्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचा देते हैं ऑक्सीजन को। तो एल्वियोली में ऑक्सीजन आती है और वो ब्लड वेसल पूरे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचा देते हैं, फिर C6H12O6 ऑक्सीजन के संग CO2 बनाता है, फिर CO2 वापस आता है, ऐसे करके साइकिल चलती रहती है, ठीक है। अब लंग्स में क्या होता है, तो एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है, ताकि जब हम लोग सांस ले तो सफिशिएंट टाइम मिल पाए ऑक्सीजन के एक्सचेंज होने। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो लंग्स में एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है। अलग अलग तरह के वॉल्यूम्स होते हैं, वो हमें अभी नहीं पढ़ने हैं। ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन क्या होता है, वो सारे बॉडी पार्ट्स में डिलीवर होता है। तो जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, डिफ्यूजन से ही हो जाता है। हायर कंसेंट्रेशन, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे डिफ्यूजन से अगर होगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत ही अच्छे से एक्सचेंज हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और वो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को अच्छे से अपने साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो सब है ना, अभी नहीं हमें जानना है। तो कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाता है, अच्छे से उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है, फिर जाके कॉम्प्लेक्स टूट के ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन RBC रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स में प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी तक कैरी करते हैं, ठीक है। और स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें सिर्फ क्या होता है, उसमें डिफ्यूजन से ही काम होता है। CO2 is more soluble in water than oxygen and hence is मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म, ठीक है। अब जो CO2 होता है, CO2 आपका ब्लड में भी कैरी होता है, पर मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है, वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है, ठीक है। तो CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। तो वाटर में वो ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन में ज्यादा नहीं सॉल्युबिलिटी, मतलब बाइकार्बोनेट आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ब्लड से भी वो जाता है, लेकिन बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में वो ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। तो CO2 is more soluble in water than oxygen and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। तो ब्लड में वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है, हीमोग्लोबिन के साथ भी होता है लेकिन कम होता है, डिजॉल्व फॉर्म में वो ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम लोग इतने ही करते हैं क्लास नंबर 5 तक, और ये रेस्पिरेशन हमारा पूरा हो गया। तो इसमें जो बहुत सारी बातें हमने की, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो आपका ब्रेकडाउन वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चार्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट एल्वियोली, उसका फंक्शन, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, फाइनिक्स, लाइनिक्स, ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका जो ये ट्रांसपोर्टेशन है, CO2, O2, रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, ये सब आप देख सकते हैं, पर ये उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। रेट ऑफ ब्रीथिंग वाला इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है रेट ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। और प्लांट्स नाइट में ज्यादा क्या छोड़ते हैं, और फिर ड्यूरिंग डे क्या ज्यादा गैस छोड़ते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। बाकी रेस्पिरेशन फिर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, और आप रीडिंग जरूर कीजिएगा। तो इस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 का क्लास नंबर 5 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 6 ट्रांसपोर्टेशन से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लोग क्लास नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इस कारण CO2 को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि वो रेस्पिरेशन भी करते हैं और रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज़ होता है। लेकिन ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में क्या होता है, दिन में भी वो रेस्पिरेशन करते हैं, पर उस रेस्पिरेशन में जो CO2 निकलता है, उस CO2 को वो लोग फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं,
क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 का यूज़ होता है और रेस्पिरेशन में CO2 निकलता है। तो ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, नो CO2 इज़ रिलीज। तो CO2 क्या होता है, रिलीज नहीं होता है। उसके बाद ड्यूरिंग द डे ऑक्सीजन रिलीज, तो डे में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। एनिमल्स हमने देखा टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल क्या करते हैं, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, और एक्वेटिक क्या लेते हैं, वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं जो डिजॉल्व होता है वाटर में। रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स इज़ फास्टर दैन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वो फास्टर होता है दैन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स। अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन H2O इज़ लो एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वाटर में वो क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन इन एयर। तो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है एक्वेटिक एनिमल्स में वो फास्टर होता है। जो फिशेज़ होती हैं वो माउथ में वाटर लेती हैं, ठीक है, फिर गिल्स में वो पास होता है, तो गिल्स में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वाटर से ले लेते हैं। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन बींग्स में जो एयर होता है वो नॉस्ट्रल से अंदर जाता है और वो फिल्टर होता है हेयर म्यूकस से। तो वो मतलब जो एयर होता है वो हेयर से भी फिल्टर होता है और साथ में म्यूकस भी होता है जो एयर को फिल्टर करने में मदद करता है। उसके बाद जो थ्रोट होता है उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। इट इंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, और साथ में फिर वो लंग्स में जाता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो एनसीईआरटी में इसका आपको डायग्राम दिया हुआ है तो आप उसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, फार्निक्स दिखाइए, लार्निक्स दिखाइए, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ पर है, एल्वियोली कहाँ है, ब्रोंकस, ऐसे करके आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। तो लंग्स का जो पैसेज होता है वो फिर स्मॉलर ट्यूब्स में बढ़ता है, ठीक है, मतलब जो एयर जाते हैं वो पैसेज स्मॉलर ट्यूब्स, और एंड कहाँ होता है, एंड होता है एल्वियोली में, ये एल्वियोली होता है बैलून शेप। तो यहाँ पर एयर बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स रहते हैं, बहुत नेटवर्क रहता है उसका, तो उससे वो क्या करता है, ऑक्सीजन सारे बॉडी सेल्स में पहुंचाता है। तो स्मॉल ट्यूब्स टर्मिनेट इनटू बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोली। एल्वियोली में ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन को ले लेते हैं। अब जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम लोग अपने लिफ्ट अवर रिब्स, ठीक है, तो एयर हमारे लंग्स में आती है और वो एयर फिर क्योंकि लंग्स का जो पैसेज होता है एल्वियोली में ख़त्म होता है तो वो एल्वियोली को लिफ्ट करती हैं। तो एयर इन एल्वियोली, ठीक है, तो एयर एल्वियोली में फिर भर जाता है। अब ब्लड ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली। तो जो रेस्पिरेशन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो CO2 हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो ब्लड उसको क्या करता है, लंग्स में लाता है, फिर लंग्स क्या करता है, उसको एयर को फिर हम लोग ब्रीथ आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ब्लड ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर, मतलब जो एयर एल्वियोली में भर चुकी है जिसमें ऑक्सीजन है जो हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to transport to all cells in the body। अब एयर में ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन जो एल्वियोलर ब्लड वेसल्स होता है वो लेता है और साथ में सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो सेल्स ऑफ द बॉडी को वो पहुंचाता है सारा ऑक्सीजन। अब जो लंग्स होता है उस लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, वो इंश्योर करता है कि सफिशिएंट टाइम मिले फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द CO2 टू बी रिलीज्ड। उसके बाद ह्यूमन बींग्स में जो ऑक्सीजन का डिलीवरी होता है वो हर पार्ट में होता है, तो डिफ्यूजन के कारण, सिंपल डिफ्यूजन के कारण वो नहीं होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं हीमोग्लोबिन, और इसका बहुत ही हाई एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के लिए, और ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो RBCs में प्रेजेंट होते हैं। और जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, वो या सिंगल सेल्ड, यहाँ पर लिख सकते हैं सिंगल सेल्ड, उनमें क्या होता है, उनमें जो ट्रांसफ़र होता है वो डिफ्यूजन से हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो और हम लोग होते हैं जैसे ह्यूमंस वगैरह होते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है, सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता है। CO2 is more soluble in water than oxygen and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। तो CO2 जो होता है वो ब्लड से भी ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन वो ज़्यादातर डिज़ोल्व फॉर्म में ज़्यादा मेजर उसका मतलब जो मेजर फ्लो ऑफ CO2 होता है ब्लड में वो डिज़ोल्व फॉर्म में होता है CO2 का, क्योंकि CO2 ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो वो बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में बाइकार्बोनेट आयंस में। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 5 पूरा किया और हमने अपना सेकंड जो सब टॉपिक था, 4 मेन सब टॉपिक्स हमारे पास, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन हमने देखा,
अगली वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, धीरे धीरे इसी को ऐसे ही समझेंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे।